हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है समवन लाइक यू। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 20 है। और अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो कहानी शुरू होती है एक हाईवे से, जहां पर हमारा मेन लीड फैंग प्रेसिडेंट के बेटे गु लैंग से एक शर्त लगाता है और कहता है अगर तुम मुझसे कार रेसिंग में जीत गए तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपने नाम के सारे शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। तो गु लैंग फैंग की बात मान लेता है और दोनों में कार रेसिंग होने लगती है। दूसरी तरफ एक बोर्ड मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा होता है कि एक बड़ी स्टोर का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो गु लैंग के पापा मिस्टर गु उस कंपनी को हथियाने की कोशिश करते हैं और सारे शेयर होल्डर उन्हीं की तरफ होते हैं और उन्हीं को वोट करते हैं। तो डायरेक्टर वेलियन इन सब पर ऑब्जेक्शन लगाता है फैंग के कहने पर, क्योंकि फैंग उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आगे क्या करना है। पर वेलियन ऑब्जेक्शन तो लगा देता है पर उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो रीजन क्या दे। और वेलियन फैंग को जल्दी रेस कंप्लीट करने को कहता है ताकि उसके पास मिस्टर गु से ज्यादा शेयर्स आ सके और वो उस स्टोर को हथिया सके। आगे फैंग कार रेसिंग जीत जाता है और गु लैंग के सारे शेयर्स उसके हो जाते हैं और फैंग उसके बदले गु लैंग को ढेर सारे पैसे भी देता है। इधर जब मिस्टर गु को पता चलता है कि फैंग के शेयर्स उनके शेयर्स से काफी ज्यादा है और उनके बेटे ने ही फैंग को उतने सारे शेयर्स दिए होते हैं तो बेचारा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो वेलियन मिस्टर गु को प्रेसिडेंट पद छोड़ने को कहता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम युनसी होता है। युनसी बहुत ही चुलबुली, खुश मिजाज, बहुत ही नटखट होती है और युनसी और उसकी माँ लोगों को ठगने का काम करते हैं ताकि वो अपना पेट पाल सके और अपने भाई का इलाज करवा सके। युनसी हमेशा नए नए बकरों को पकड़कर अपनी माँ की तरफ भेजती है और उसकी माँ उन बकरों का गलत भविष्य बताकर उनसे पैसे ऐंठती है। दूसरी तरफ हमारी युनसी की तरह दिखती हुई एक और लड़की होती है जिसका नाम लुहान होता है। लुहान एक डॉक्टर होती है, बहुत ही समझदार, मैच्योर, कम बात करने वाली, सबकी फिक्र करने वाली होती है। और लुहान ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट की जान बचा रही होती है पर वो उसकी जान नहीं बचा पाती। तो वो उसकी फैमिली को ये बैड न्यूज सुनाने जाती है। तो उसकी फैमिली जैसे ये सुनती है कि उनके पापा नहीं रहे तो वो लोग पूरी तरह टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। तो लुहान उन लोगों की इसी कंडीशन में उन लोगों से उस पेशेंट का ऑर्गन डोनेट करने को कहती है। तो उनकी फैमिली जैसे ये सुनती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो लुहान को एक थप्पड़ खींचकर मारती है और कहती है तुम्हें जरा से भी अक्ल नहीं है, तुम क्या बक रही हो, हम अपने पापा का ऑर्गन डोनेट नहीं करेंगे, समझी। तो लुहान उन लोगों से माफी मांगती है। एक्चुअली लुहान का उन लोगों का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं होता, बस वो इतना चाहती थी उस मरे हुए पेशेंट के ऑर्गन से कोई और आदमी अपनी लाइफ जिए और पूरी दुनिया देखे। पर वो लोग लुहान को ही गलत समझ लेते हैं। आगे लुहान अपनी प्री वेडिंग शूटिंग के लिए जाती है और अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है। तो वो वेडिंग ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही होती है और वो रेडी होकर फैंग का इंतजार करती है। तो फैंग थोड़ा देर से आता है और लुहान से माफी मांगता है कि उसे आने में देर हो गई। तो लुहान कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम काम में बिजी होगे इसलिए तुम्हें लेट हो गया, क्यों ना आज हम अपना प्री वेडिंग शूट कैंसिल कर देते हैं और किसी और दिन रख लेते हैं क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। तो फैंग कहता है चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, मैं अपनी वाइफ को सैड होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए आज हमारा प्री वेडिंग शूट होकर रहेगा जिस लोकेशन पर तुमने कहा था, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ की खुशियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लुहान ये सुनकर बहुत स्माइल करती है और लुहान भी फैंग को कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा मनाती हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। और ये कहकर लुहान फैंग को किस कर लेती है। इधर युनसी की माँ पैसे इकट्ठा कर रही होती है कि तभी उधर से एक कस्टमर आता है और युनसी की माँ पर भड़कने लगता है और वहाँ का सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगता है क्योंकि युनसी की माँ ने उसका भविष्य गलत बताया होता है जिस वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है। कि तभी वहाँ पर युनसी आ जाती है और उन बंदों से लड़ने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ का सारा सामान तोड़फोड़ करने की। तो वो बंदा उन लोगों को ही डराने लगता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने मुझे लॉटरी का गलत बताया था जिस वजह से मुझे लाखों का नुकसान हो गया। तो युनसी अपनी चालाकी से उस बंदे को समझाने की कोशिश करती है पर वो बंदा युनसी की एक भी नहीं सुनता।
तो युनसी की माँ उस बंदे को बताती है कि वो ये सब अपने बेटे के इलाज के लिए कर रही है। तो वो बंदा इस बात पर भी भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं उससे बचने के लिए, कि तभी उधर से हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो गई होती है। तो उस बंदे को यकीन आ जाता है कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रही, तो वो बंदा उन दोनों को माफ कर देता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और युनसी अपने भाई का मेडिकल बिल भरती है। तो युनसी बहुत ही टूट गई होती है अपने भाई की वजह से, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर ले वो सही टाइम पर मेडिकल बिल नहीं भर पाती और ना ही उसके भाई की बीमारी ठीक हो रही होती है। तो साओलिन युनसी को संभालती है। एक्चुअली साओलिन युनसी की बेस्ट फ्रेंड होती है और उन दोनों ने साथ में ही नर्स की पढ़ाई भी की होती है। आगे युनसी की माँ अपने बेटे को खाना देती है कि तभी वहाँ पर युनसी भी आ जाती है और वो तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो युनसी की माँ रोने लगती है अपनी बेबसी पर कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। इधर फैंग और लुहान प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे होते हैं। तो लुहान रास्ते में गाना गुनगुनाते हुए जा रही होती है। तो फैंग को लुहान का गाना बहुत पसंद आता है। आगे फैंग लुहान को एक लॉकेट गिफ्ट करता है जो कपल लॉकेट होता है। एक फैंग के पास वो लॉकेट होती है और दूसरा लुहान के पास। तो लुहान वो लॉकेट देखकर बहुत खुश होती है और फैंग को कहती है, मैं भगवान का शुक्रिया अदा मनाती हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो पता नहीं मैं क्या कर रही होती। हम दोनों का हमेशा से मिलना तय था और हम दोनों सातों जन्म एक साथ ही रहेंगे। तो फैंग उसे ही देख रहा होता है कि तभी फैंग देखता है कि एक ट्रक आकर उन लोगों को ठोकर मार देती है और यहीं पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तो युनसी की हालत बहुत ही खराब होती है, पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं पर उसका भी कोई असर नहीं होता और वो कोमा में चली जाती है। इधर फैंग की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं होती, उसकी आंखों की रोशनी चली गई होती है और फैंग ऑपरेशन करने से भी मना कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि युनसी की जो भी हालत है वो सब उसकी वजह से है। कुछ दिनों बाद युनसी की भी मौत हो जाती है और फैंग युनसी के मौत से पूरी तरह हिल जाता है और खुद को युनसी की यादों में पूरी तरह खो देता है। ना ही उसे दुनिया की परवाह होती है और ना ही अपनों की। तो वेलियान को फैंग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वेलियान फैंग को आंखों का ऑपरेशन करवाने को कहता है, पर फैंग करवाने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर उसने आंखों का ऑपरेशन करवा लिया तो वो उस लड़की को कभी नहीं देख पाएगा जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया था, जो उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई। तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी वजह से युनसी चली गई और वो अपनी लाइफ मजे से जी रहा है। तो वेलियन फैंग को समझाने की कोशिश करता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फैंग वेलियन की एक भी बात नहीं सुनता और अपने आप को युनसी की यादों में पूरी तरह डुबा देता है। आगे 2 साल का लीप आ जाता है और फैंग अपने आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाता, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात पता होती है कि फैंग ने ऑपरेशन करवा लिया है और उसकी आंखें ठीक हो गई है। क्योंकि वेलियन को ये अफवाह इसलिए फैलानी पड़ती है क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से फैंग के बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया होता है और कोई भी अंधे फैंग के साथ काम करना नहीं चाहता, जिस वजह से उन लोगों को ये अफवाह फैलानी पड़ती है। लेकिन वेलियन को आज की बहुत चिंता हो रही होती है क्योंकि फैंग आज प्रेस को अपना पूरा स्टोर दिखाने वाला होता है और अगर मीडिया में किसी को पता चल गया कि फैंग की आंखें अभी भी ठीक नहीं है तो इस बात का बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। तो फैंग वेलियान को कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुमने मुझे सिखाया है ना, मैं उसी तरह फॉलो करूंगा और किसी को भी शक नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। आगे फैंग पूरी मीडिया को अपना स्टोर दिखाता है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से उन लोगों के सामने पेश आता है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अफवाह सही भी थी या नहीं, कि फैंग की आंखें अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो उसमें से एक रिपोर्टर फैंग का टेस्ट लेता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फैंग उसकी सांसों से पता लगा लेता है कि उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है। तो फैंग बहुत ही चालाकी से वहाँ से निकल जाता है और उस रिपोर्टर को शक भी नहीं होता। वह इधर युनसी भी उसी स्टोर में आती है अपनी दोस्त साओलिन के साथ और साओलिन युनसी को एक स्पा का वोचर भी देती है जो उसे मिला हुआ होता है एक वीआईपी कस्टमर से, और साओलिन उस वोचर को यूज नहीं कर पाती क्योंकि वो बिजी रहती है। तो साओलिन वो वोचर युनसी को दे देती है और उसे रिलैक्स करने को कहती है। तो युनसी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो साओलिन को थैंक्स कहती है और वो दोनों फैंग के सामने से गुजरते हैं। तो फैंग जैसे ही युनसी की आवाज सुनता है तो उसे लोहान की याद आने लगती है। तो फैंग युनसी का पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते स्पा तक चला जाता है। इधर युनसी नहा सुना कर बाहर निकलती है और अपने आप को रिलैक्स फील करवाने के लिए गाना गाती है और डांस करती है कि तभी फैंग भी उसकी आवाज सुनकर उसके सामने ही खड़ा हो जाता है। तो युनसी जैसे ही फैंग को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है और फैंग को रोक लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और युनसी फैंग पर ये इल्जाम लगाती है कि फैंग ने उसे नहाते हुए देखा है। कि तभी वहाँ पर स्टाफ आ जाती है और युनसी को बताती है कि ये हमारे स्टोर के चेयरमैन है। तो फैंग अपने स्टाफ को कहता है, इस मामले को यहीं पर रफा दफा करो और ये
कहकर फैंग वहाँ से चला जाता है। पर यूनसी फैंग का पीछा नहीं छोड़ती और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहीं पर इस मामले को दफना दोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी। तो फैंग जाते हुए कहता है मुझे लगा था कि ये लुहान है, पर इसमें लुहान की एक भी क्वालिटी नहीं है। अगर ये लुहान होती तो वो मुझसे इस तरह बात नहीं करती। आगे यूनसी फैंग का पीछा करते करते मीडिया के पास आ जाती है और यूनसी मीडिया के सामने ही फैंग पर चिल्लाने लगती है और उस पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है कि तभी वहाँ पर वेलियन भी आ जाता है और फैंग को संभालता है। और इस चक्कर में फैंग के सामने एक शीशा टूट जाता है। तो सारे मीडिया वाले ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि फैंग की आंखें ठीक नहीं हुई है, वो सबको झूठ बोल रहा है। तो वेलियन फैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो और फैंग यूनसी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि लुहान वापस कैसे आ गई, क्योंकि यूनसी बिल्कुल लुहान की तरह लग रही होती है। तो यूनसी फैंग का पीछा नहीं छोड़ती और उसे खूब बुरा भला कहती है। आगे सारे मीडिया वाले यूनसी के पास आ जाते हैं और यूनसी से पूछने लगते हैं फैंग तो अंधा है, वो आपको कैसे देख सकता है? तो यूनसी कहती है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, फैंग अंधा नहीं है, उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा है और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो अंधा नहीं है। तो सारे मीडिया वालों को यूनसी की बातों पर यकीन हो जाता है और ये बात यहीं पर दब जाती है कि फैंग अंधा नहीं है। आगे वेलियन फैंग को घर लेकर आता है और उसे कहता है तुम घर पर ही रहो, मैं इस मामले को ठंडा करके आता हूँ। वैसे तुम्हारी केयर टेकर कहाँ गई? तो फैंग कहता है वो चली गई। तो वेलियन कहता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए केयर टेकर ढूंढना कितना मुश्किल है। जब भी मैं कोई केयर टेकर लाता हूँ तुम उसे 1 या 2 दिन में भगा देते हो। आखिरकार मैं इतनी केयर टेकर लाऊं तो लाऊं कहाँ से? तो फैंग कहता है मुझे किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, बस इस मामले को सुलझाओ, ठीक है? तो वेलियन कहता है हमें उस लड़की का थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि आज उसी की वजह से तुम बचे हो। अगर आज उसने मीडिया के सामने ये नहीं कहा होता कि तुम अंधे नहीं हो तो आज हम पूरी तरह फंस जाते। वैसे लुहान की कोई जुड़वा बहन थी क्या? तो फैंग कहता है उसका कोई भाई बहन नहीं था, वो एक अनाथ थी। वैसे तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? तो वेलियन कहता है मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। और वेलियन वहाँ से चला जाता है। आगे वेलियन यूनसी के घर का पता लगाकर यूनसी की माँ से मिलने जाता है और वेलियन यूनसी की माँ से पूछता है क्या आपकी कोई और भी बेटी है? तो यूनसी की माँ कहती है मेरा सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है और कोई भी नहीं है। तो वेलियन ये सुनकर हैरान होता है। तो यूनसी की माँ वेलियन का भी भविष्य बताने लगती है। तो वेलियन कहता है मैं यहाँ पर भविष्य पूछने नहीं बल्कि आज जो हुआ उसके बारे में बात करने आया हूँ, क्यों ना हम उस बात को यहीं पर रफा दफा कर दे। तो यूनसी की माँ को लगता है कि वेलियन ही वो बंदा है जिसने उसकी बेटी को नंगे देखा है। तो यूनसी की माँ वेलियन को ही खूब मारने लगती है कि तभी उधर से यूनसी आती है और अपनी माँ को बताती है कि ये वो बंदा नहीं है, वो बंदा तो कोई और था। आगे वेलियन उन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जैसा उन लोगों को लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों को गलतफहमी हुई है। पर यूनसी की माँ वेलियन की बातों का भरोसा नहीं करती। तो वेलियन भगवान की कसम खाकर कहता है कि वो जो कह रहा है वो सच है। तो यूनसी की माँ को वेलियन की बातों पर भरोसा हो जाता है। आगे वेलियन को बातों ही बातों में पता चलता है कि यूनसी नर्स की पढ़ाई कर रही है। तो वेलियन को यूनसी को लेकर एक आइडिया आता है और वो उन लोगों के सामने एक डील रखता है कि अगर यूनसी केयर टेकर का काम करेगी तो वो उसे 1 लाख रुपए महीने देगा, लेकिन उसे 24 घंटे काम करना होगा। तो यूनसी और यूनसी की माँ ये ऑफर देखकर तो पूरी तरह खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम ये काम करेंगे और वो दोनों मिलकर डील साइन कर लेते हैं। अगले दिन यूनसी फैंग के घर जाती है। तो यूनसी फैंग का घर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका घर बहुत ही बड़ा होता है कि तभी वहाँ पर वेलियन आ जाता है और यूनसी को घर के अंदर लेकर जाता है। तो यूनसी घर को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वेलियन यूनसी को बताता है कि उसे फैंग का ही ख्याल रखना है, वो भी 24 घंटे। तो यूनसी जैसे ही फैंग को देखती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फैंग से ही लड़ने लगती है और कहती है मैं इस गधे का ख्याल रखूंगी, इसने मुझे नंगे देखा था। और यूनसी फैंग पर झपटा मारने लगती है। तो वेलियन यूनसी को बताता है कि फैंग अंधा है। तो यूनसी जैसे ये सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वेलियन यूनसी को बताता है कि तुम्हें फैंग का ही ख्याल रखना है और फैंग तुम्हें जैसा कहता है तुम्हें वैसा ही करना होगा। और वेलियन यूनसी को सारा काम समझाकर वहाँ से चला जाता है। आगे फैंग यूनसी को कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लगेगा तो तुम यहाँ से जा सकती हो और मैं तुमसे कोई हर्जाना भी नहीं मांगूंगा। तो यूनसी कहती है मैं ऐसे कैसे क्यों चली जाऊँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देती हूँ तो मैं उससे पीछे नहीं हटती, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी मिस्टर फैंग। तो फैंग कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे यूनसी फैंग के घर को अपना घर समझकर इधर उधर कचरा फेंकने लगती है और उसके घर में बैठकर शान से खाती है। अगली सुबह जब फैंग अपने घर की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यूनसी को कहता है क्या तुम्हें वेलियन ने नहीं बताया था कि मेरे सामानों को हाथ नहीं लगाना है, मेरा सामान जहाँ पर रखा हुआ है उसे वहीं पर रहने दो, समझी?
और फैंग युनसी को न्यूज़पेपर पढ़ने को कहता है। तो युनसी फैंग को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती है और उसे ऐसे ऐसे खबर सुनाती है जिससे फैंग पूरी तरह पगला जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फई चढ़ जाती है और फादर के सामने कन्फेशन करती है कि वो अपने भाई फैंग से प्यार करती है और उसे अब समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। तो फादर उसे कहते हैं तुम अपने भाई से कैसे प्यार कर सकती हो, ये गलत है। तो फई कहती है वो मेरा सगा भाई नहीं है, उसकी मॉम ने मेरे पापा से शादी की थी और हम दोनों में कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर सकती। तो फादर कहते हैं चाहे जिस तरह भी तुम दोनों का रिश्ता बना हो, तुम दोनों भाई बहन हो और तुम दोनों को अपने अपने मर्यादा में रहना होगा। तो बेचारी फई ये सुनकर सैड हो जाती है और उसके बाद फई अपने भाई से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो फई युनसी को देखकर उससे पूछती है तुम कौन हो। तो युनसी उसे बताती है कि वो फैंग की केयर टेकर है। तो फई जैसे ये सुनती है कि युनसी फैंग की केयर टेकर है तो फई युनसी से नौकरों वाले काम करवाने लगती है और उसे ऑर्डर देने लगती है। तो युनसी को भी फई पर गुस्सा आ जाता है और वो फई को कहती है मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा काम करूंगी, मैं मिस्टर फैंग की केयर टेकर हूँ, वो जो कहेंगे मैं वो करूंगी, समझी। और ये कहकर युनसी वहाँ से चली जाती है। तो फई को युनसी पर बहुत गुस्सा आता है कि तभी उधर से फैंग आता है। तो युनसी फैंग के पास जाती है और फैंग को कहती है भाई मैंने आपके लिए आपका फेवरेट खाना लाया है, आप इसे खाकर देखो, बहुत ही टेस्टी है। और वो दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो फई युनसी को नीचा दिखाने के लिए अपने भाई को कहती है भाई आपका घर कितना गंदा है, क्या आपकी केयरटेकर आपका घर साफ नहीं करती। तो फैंग युनसी को ऑर्डर देता है घर साफ करने का। तो बेचारी युनसी को मजबूरन घर को साफ करना पड़ता है। तो फैंग अपनी बहन को कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो फई कहती है क्या मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। तो फैंग कहता है अगर तुम घर नहीं जाओगी तो अंकल और मॉम को टेंशन होने लगेगी तुम्हारी, इसलिए तुम घर जाओ। तो फई कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले फई युनसी को धमकी देकर जाती है कि अगर उसने उसके भाई के साथ कोई भी पंगा किया या उन्हें कोई चोट पहुँचाने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। और ये कहकर फई वहाँ से चली जाती है। तो युनसी गुस्से से जाकर टेबल साफ करने लगती है। तो वहाँ पर जाकर उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है और उस पेपर में ये लिखा हुआ होता है कि एक मंगेतर ने अपनी फियांसे को जान से मार डाला और उसके बाद वो अपनी लाइफ हंसी खुशी जी रहा है। और वो न्यूज़ किसी और की नहीं बल्कि फैंग की ही होती है। पर ये बात युनसी को पता नहीं होती और युनसी फैंग के बारे में ही बुरा भला कहने लगती है कि उसने अपने फियांसे को मारा और उसके बाद वो अपनी लाइफ हंसी खुशी जी रहा है, ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। तो फैंग जैसे ये सब सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है जो वो भूलने की कोशिश कर रहा होता है। तो फैंग युनसी को घर से जाने को कहता है। तो युनसी को भी फैंग पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मुझे भी तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसके अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो हमेशा डांटता ही रहता है। तुम मुझे काम से क्या निकालोगे, मैं ही तुम्हारा काम छोड़ती हूँ। और ये कहकर युनसी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे फैंग को लोहान की सारी बातें याद आने लगती है और वो पागलों की तरह करने लगता है और वो खुद को लोहान के पास पहुँचाने का प्लान बनाता है। और फैंग ऐसे ही हालत में कार से बाहर जाने लगता है खुद को मारने के लिए, लेकिन तभी ही उसके गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है और वो नहीं जा पाता। लेकिन वो पूरी कोशिश करता है जाने की, लेकिन सही टाइम पर फई आ जाती है और अपने भाई को बचा लेती है। इधर युनसी आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड बयोन से मिलने जाती है। तो बयोन युनसी से पूछता है तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो युनसी कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो बयोन युनसी को अपने घर लेकर जाता है और वो खुद काम में बिजी हो जाता है और युनसी को अकेला छोड़ देता है। तो युनसी बयोन को काम करते हुए देखती है और स्माइल करती है। आगे युनसी बयोन के घर का सारा काम करती है, उसके घर को साफ सुथरा करती है, उसके लिए कॉफी भी बनाती है। पर बयोन का ध्यान एक बार भी युनसी पर नहीं जाता कि वो उसके लिए इतना कुछ कर रही है, कम से कम वो उससे अच्छे से बात ही कर ले। पर उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने काम में ही मग्न रहता है। मुझे तो युनसी को देखकर गुस्सा आ रहा है, आखिरकार उसे इस बंदे में ऐसा क्या पसंद आ गया जो वो इससे प्यार कर बैठी, जो बंदा उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आगे फई अपने भाई को उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर लोहान अपना प्री वेडिंग शूट करवाना चाहती थी। तो फैंग लोहान को याद करता है और उसे याद करके खूब रोता है। तो फई अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी पास्ट की बातों को भूल जाए, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और वो अपनी आंखों को ठीक करवा ले। पर फैंग अपनी आंख ठीक करवाने से मना कर देता है और कहता है तुम्हें पता है मैं अपनी आंखें ठीक करवाना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि एक बार जब मेरी आंखें ठीक हो गई उसके बाद मुझे लोहान कभी नहीं देखेगी और मैं बिना लोहान के अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो बेचारी फई अपने भाई को समझा कर थक जाती है, पर उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ जब युनसी की माँ को पता चलता है कि युनसी काम छोड़कर आ गई है तो वो युनसी पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन जब युनसी बाद में अपनी माँ को पूरी स्टोरी बताती है तो उसकी माँ भी फैंग पर बहुत गुस्सा करती है और अपनी बेटी को कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया जो वो काम छोड़कर आ गई। जिस घर में इज्जत नहीं उस घर में काम नहीं करना चाहिए। आगे युआन अपनी माँ से मिलने आता है तो उसकी माँ और युनसी अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है।
एक्चुअली युआन की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई होती है, इसलिए वो चर्च में फादर का काम करता है क्योंकि उसके बचपन का सपना था कि वो एक प्रीस्ट बने। तो युनसी की माँ युआन को कुछ देर और रुकने को कहती है, तो युआन कहता है माँ मैं रुक जाता, लेकिन अभी मुझे काम है, मुझे अनाथालय जाना है, वहाँ पर बच्चों को सामान बांटना है। तो युनसी की माँ कहती है फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जाओ तुम अपना काम करो। तो युनसी युआन को कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो युआन कहता है क्या तुम आना चाहती हो? तो युनसी कहती है हाँ। तो युआन कहता है क्यों नहीं, और युआन और युनसी अनाथालय चले जाते हैं। आगे वेलियन युनसी की माँ से माफी मांगता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि वो युनसी को काम पर दोबारा भेज दे, पर युनसी की माँ वेलियन को ही बुरा भला कहकर वहाँ से जाने को कहती है, पर वेलियन वहाँ से नहीं जाता और युनसी की माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो मान जाए, पर युनसी की माँ अपनी बात से जरा सा भी नहीं हटती और वो कहती है मेरी बेटी उस घर में काम करने नहीं जाएगी जहाँ पर उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो वेलियन फैंग की तरफ से माफी मांगता है। तो युनसी की माँ कहती है अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटी उस घर में काम करने जाए तो जाओ फैंग को बोलो यहाँ आने के लिए और उसे कहो कि मेरे भगवान के सामने कसम खाए कि वो युनसी के साथ दोबारा मिसबिहेव नहीं करेगा। तो वेलियन कहता है ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं फैंग के बदले आपसे माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तो युनसी की माँ वेलियन की एक बात भी नहीं सुनती। तो वेलियन बातों ही बातों में युनसी की माँ से पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं युनसी की कोई जुड़वा बहन तो नहीं है। तो युनसी की माँ कहती है आखिरकार तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और तुम मुझसे बार बार ये बात क्यों पूछते हो कि युनसी की कोई और भी बहन है, आखिरकार माजरा क्या है? तो वेलियन कहता है क्योंकि युनसी की तरह ही दिखने वाली एक और लड़की थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी कोई और बेटी तो नहीं? तो युनसी की माँ कहती है मेरी कोई और बेटी नहीं है, इसलिए दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछना। तो वेलियन वहाँ से चला जाता है, पर युनसी की माँ को देखकर लगता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है और उन्हें लुहान और युनसी के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। आगे वेलियन अपने बंदे को युनसी की माँ के बारे में पता लगाने को कहता है ताकि वो पता लगा सके कि ये माजरा क्या है। इधर फैंग भी उसी अनाथालय में जाता है और वहाँ पर कपड़े दान करता है और बच्चे के जरूरत का सारा सामान भी डोनेट करता है क्योंकि वो अनाथालय होता है जहाँ पर लुहान पली बड़ी होती है। तो फैंग प्रिंसिपल को लुहान के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने को कहता है। तो प्रिंसिपल कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा लुहान के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने की। आगे वहाँ कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं कि तभी वो बॉल फैंग के पास चला जाता है। तो फैंग उस बॉल को बच्चों की तरफ फेंकता है, पर वो बॉल सीधा जाकर युनसी को लग जाती है क्योंकि युनसी भी अपने भाई के साथ उसी अनाथालय में आई होती है काम करने के लिए। जब युनसी को पता चलता है कि फैंग ने उसे बॉल मारा है तो युनसी को गलतफहमी हो जाती है कि फैंग ने जानबूझकर उसे बॉल मारा है यहाँ से भगाने के लिए। तो युनसी फैंग पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है ये तुम्हारा घर नहीं है जो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और युनसी फैंग को अपनी बातों से खूब पकाती है और बेचारा फैंग कुछ भी नहीं कह पाता कि तभी युनसी को साओलिन का कॉल आ जाता है और युनसी साओलिन से बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन जाने से पहले फैंग को कहती है तुम यहीं रहो, अभी मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मैं अभी आती हूँ बात करके, उसके बाद मैं तुमसे हिसाब लूंगी। और ये कहकर युनसी साओलिन से बात करने को चली जाती है। तो फैंग इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद युनसी जब बात करके आती है तो वहाँ पर फैंग नहीं होता, तो वो उसे हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो युनसी को लगता है कि फैंग शायद चला गया होगा और युनसी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे युनसी काम में बिजी हो जाती है तो उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है। तो युनसी प्रिंसिपल से फैंग के बारे में पूछती है तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि फैंग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा गरीबों की हेल्प करता है, पता नहीं भगवान ने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। 2 साल पहले उसकी फियांसे की मौत हो गई थी और उसी कार एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। तो युनसी को फाइनली पता चल जाता है कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी। उसने उसके सामने उसे ही उसके फियांसे का कातिल समझा, जिस वजह से उसने उसे घर से निकाल दिया। कि तभी उधर से वेलियन आता है और उन लोगों को बताता है कि फैंग कहीं चला गया है और उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। तो युनसी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपनी कही हुई बात याद आती है कि उसने फैंग को कहा था यहाँ से चले जाने के लिए। तो युनसी को फैंग के लिए बहुत बुरा लगता है और वो वेलियन के साथ मिलकर फैंग को ढूंढने लगती है। इधर फैंग रोड पार कर रहा होता है कि तभी वो गाड़ियों के बीच में फंस जाता है, लेकिन सही टाइम पर युनसी आकर उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ जाने को कहती है, पर फैंग उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो युनसी कहती है मुझे पता है कि मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें मुझे डांटना है तो यहाँ से जाने के बाद डांट लेना, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलो। तो फैंग युनसी की बात मान लेता है और युनसी के साथ घर चला जाता है। तो फैंग युनसी को कहता है अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम घर जाओ। तो युनसी कहती है एक बार वेलियन आ जाए उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। तो फैंग कहता है ठीक है और वो अपने रूम में चला जाता है। तो युनसी फैंग के दर्द को फील करने के लिए उसी की तरह अंधे होने की एक्टिंग करती है और खुद को फैंग की जगह रखकर चलती है। तो उसे चलते टाइम बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो उसे अंदाजा होता है कि फैंग 2 साल से कितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है। तो युनसी टाइम पास करने के लिए हॉरर मूवी देखने लगती है। तो
उसे हॉरर मूवी देखकर बहुत डर लगने लगता है। तभी उसे प्यास लग जाती है तो बेचारी हिम्मत जुटाकर किचन जाती है। तभी लाइट भी चली जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और युनसी को कहता है डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। तो युनसी कहती है मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। तो फैंग युनसी को कहता है मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाता हूँ। तो युनसी कहती है नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो फैंग युनसी की हेल्प करता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे लाइट आ जाती है तो युनसी वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग युनसी को कहता है क्या तुम कुछ देर के लिए और नहीं रुक सकती। तो युनसी फैंग के मुंह से ये बात सुनकर हैरान होती है और वो रुक जाती है। आगे कुछ देर बाद वेलियन भी आ जाता है और युनसी को कहता है मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था इसलिए लेट हो गया, लेकिन क्या तुम फिर से अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती? तुम्हें पता है ना फैंग की कैसी हालत है, प्लीज एक बार हमारी हेल्प कर दो। तो युनसी वेलियन के कहने पर अपने काम पर वापस आ जाती है। अगले दिन वेलियन युनसी को ऑफिस जाने को कहता है क्योंकि फैंग्स की कुछ मीटिंग होती है जो वो युनसी के बिना नहीं कर सकता। अगर युनसी उसके साथ रहेगी तो फैंग आसानी से अपने डायरेक्शन पर जा पाएगा। तो वेलियन युनसी को फैंग की असिस्टेंट बनाकर ऑफिस लेकर जाता है। इधर बंसा और बयान फैंग से मिलने जाते हैं पर वहाँ का स्टाफ उन लोगों को मिलने नहीं देता और उन्हें ये कहता है कि फैंग अभी तक ऑफिस नहीं आया। तो वो लोग सैड होकर जा रहे होते हैं कि तभी बंसा की नजर फैंग पर पड़ती है और बयान की नजर युनसी पर। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार युनसी फैंग के साथ क्या कर रही है। आगे बंसा फिर से फैंग के ऑफिस जाती है और उसके असिस्टेंट को कहती है मुझे पता है कि फैंग ऑफिस में है, तो जाकर फैंग को कहो कि मैं उससे मिलने आई हूँ। तो उसकी सेक्रेटरी फिर भी उसे अंदर जाने नहीं देती कि तभी वहाँ पर वेलियन भी आ जाता है और वो भी बंसा को जाने को कहता है और ये बहाना बना देता है कि फैंग अभी बिजी है। तो बंसा जाने का नाम ही नहीं लेती। तो फैंग तंग आकर बंसा को 3 मिनट के लिए मिलने को कहता है। तो बंसा फैंग से मिलती है और उसके सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखती है कि वो उसके साथ काम करे और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाए। पर फैंग उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बंसा को गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बाद में तुम बहुत पछताओगे। तो फैंग कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और 3 साल पहले ही मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो इसलिए तुम्हारे 3 मिनट पूरे हुए और अब तुम जाओ। और फैंग इतने कॉन्फिडेंट होकर बंसा से बात करता है कि वो उसे पता भी लगने नहीं देता कि वो अंधा है। तो बंसा कहती है तुमने जो मेरे साथ किया है तुम इसके लिए पछताओगे और तुम याद रखना मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। और ये कहकर बंसा वहाँ से चली जाती है और बयान को कहती है फैंग जितने भी ब्रांड के साथ काम कर रहा है उन सारे ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करो और उन सारे ब्रांड के कपड़े हमारे स्टोर में लगवाओ। मैं भी देखती हूँ कि फैंग कब तक हार नहीं मानता, मैं उसे इस बार हरा कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बयान युनसी से मिलता है तो युनसी बयान से मिलकर बहुत खुश होती है। तो बयान युनसी से पूछता है क्या तुम फैंग के लिए काम करती हो? तो युनसी कहती है हाँ। तो बयान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे देखकर लगता है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है फैंग को नीचा दिखाने का। आगे युनसी की दोस्त युनसी से मिलने आती है तो वो दोनों मिलकर जाकर शॉपिंग करते हैं। तो साओलिन को एक ड्रेस बहुत ही पसंद आता है पर उसका दाम बहुत ज्यादा होता है जितना साओलिन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो साओलिन युनसी को कहती है तुम इस कंपनी के लिए काम करती हो ना, तो क्या तुम्हें इस कंपनी से डिस्काउंट नहीं मिल सकता? प्लीज अपने बॉस को कहो ना कि वो तुम्हें डिस्काउंट दे। तो युनसी कहती है मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, वो हमें डिस्काउंट नहीं देगा। कि तभी वहाँ पर वेलियन आ जाता है। तो युनसी वेलियन से डिस्काउंट के बारे में बात करती है। तो वेलियन युनसी को कहता है ठीक है मैं तुम्हें इस बार डिस्काउंट दे देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और वेलियन साओलिन से अच्छे से बात करता है और उसके बाद चला जाता है। तो साओलिन को वेलियन थोड़ा अच्छा लगने लगता है। आगे स्टोर बंद हो जाता है तो फैंग अपनी माँ की जन्मदिन के लिए कुछ खरीदने जाता है। तो फैंग अपनी माँ के लिए एक मसाज चेयर खरीद रहा होता है। तो युनसी कहती है क्या तुम अपनी माँ को जन्मदिन पर ये गिफ्ट दोगे? ये कैसा गिफ्ट है? तुम्हें तो अपनी माँ को कुछ अच्छा देना चाहिए जो वो अपने साथ रखे। तो फैंग कहता है मैं अपनी माँ को और क्या दे सकता हूँ? तो युनसी कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम अपनी माँ को जन्मदिन पर कौन सा तोहफा दे सकते हो। और युनसी फैंग की माँ के लिए एक शॉल खरीदती है जो बहुत ही अच्छा होता है और फैंग को भी वो बहुत पसंद आता है। तो फैंग युनसी को कहता है इस शॉल की फोटो वेलियन को भेज दो, कल वो इसे खरीद लेगा। तो युनसी फोटो भेज देती है। तो युनसी को भी वहाँ पर एक शॉल पसंद आ जाता है अपनी माँ के लिए। तो युनसी फैंग को कहती है क्या तुम मुझे इस शॉल पर 80% छूट दे सकते हो? तो फैंग कहता है मैं अपने आप को कभी डिस्काउंट नहीं देता, तो मैं तुम्हें कहाँ से दे सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। तो बेचारी युनसी सैड हो जाती है और उस शॉल को वहीं रख देती है। इधर वंसा की मॉम को जब पता चलता है कि वंसा फैंग के सारे ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है तो वो वंसा पर बहुत गुस्सा करती है और बयान पर भी। और बयान को कहती है मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम तो बहुत समझदार थे ना, फिर तुमने वंसा के ऐसे प्लान में उसका साथ क्यों दिया? ये लड़की तो अभी ना समझ है और अभी अभी बिजनेस में आई है, इसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है, पर तुम्हें तो है ना, तुम
तुम्हें वंसा को रोकना चाहिए था। तो बयोन वंसा की मॉम को बताता है कि वंसा का प्लान बहुत अच्छा है, अगर हमने इस प्लान पर काम किया तो हमें बहुत फायदा होगा और हम फैंग की कंपनी को भी नीचा दिखा पाएंगे। तो वंसा की मॉम बयोन की बातों से कन्विंस हो जाती है और कहती है अगर ये प्लान फेल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बयोन कहता है अगर ये प्लान फेल हो गया तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो वंसा बयोन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होती है। आगे बयोन यूनसी से मिलता है ताकि वो ये पता लगा सके आखिरकार फैंग को ऐसी क्या बीमारी है जो उसे 24 घंटे के लिए केयर टेकर की जरूरत पड़ती है। तो यूनसी बयोन को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि वो फैंग के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती। तो बेचारे बयोन के हाथ में फैंग के खिलाफ से कोई सबूत नहीं मिलता और उसे मुंह की खानी पड़ती है। अगली सुबह फैंग का पार्सल आ जाता है। तो यूनसी फैंग को कहती है तुम्हारा पार्सल आ गया है। तो फैंग कहता है इसे खोल कर देख लो, उन्होंने सही सोल भेजा भी है कि नहीं। तो यूनसी उस बॉक्स को खोलती है तो उस बॉक्स में 2 सोल होते हैं। एक सोल फैंग की माँ के लिए होता है और दूसरा सोल वो होता है जो यूनसी ने अपनी माँ के लिए चूज किया होता है। तो यूनसी उस सोल को देखकर बहुत खुश होती है और वो फैंग को कहती है थैंक यू मुझे ये सॉल देने के लिए, लेकिन मैं इस सॉल के उतने पैसे नहीं दे पाऊंगी जितना इसमें प्रिंट किया हुआ है, इसलिए तुम्हें मुझे डिस्काउंट देना होगा। मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। तो फैंग उसे बताता है कि इस सॉल के उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि फैंग ने उसे ये फ्री में दिया है। तो यूनसी जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और फैंग को थैंक्स कहती है। अगले दिन फैंग के स्टेप फादर उससे मिलने आते हैं। तो फैंग के स्टेप फादर फैंग को बताते हैं कि उसने उसकी माँ के जन्मदिन पर एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, इसलिए वो टाइम पर आ जाए। तो फैंग कहता है ठीक है अंकल, मैं टाइम पर आ जाऊंगा और मैंने उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी लिया है जो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो फैंग के स्टेप फादर कहते हैं अगर तुम अपनी माँ को गिफ्ट देना ही चाहते हो तो उनके साथ डांस करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ही डांस सीखा था क्योंकि तुमने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी माँ अच्छा डांस करने लगेगी तो तुम उसके साथ पहले डांस करोगे, और आज तक तुम्हारी माँ इसी उम्मीद में बैठी है कि तुम उनके साथ डांस करोगे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। तो फैंग ये सुनकर सैड हो जाता है और यूनसी ये सब सुन लेती है। तो यूनसी इनडायरेक्ट वे में फैंग को कहती है कि वो उसे डांस सिखाए। तो फैंग उसे डांस सिखाने से मना कर दे क्योंकि वो देख नहीं सकता। जब वो देख ही नहीं सकता तो वो उसे डांस कैसे सिखा पाएगा। तो यूनसी कहती है तुम ये कर सकते हो, जब तुम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हो, बोल सकते हो, तो तुम ये भी कर सकते हो। प्लीज मुझे डांस सिखाओ ना, मेरा बहुत मन है डांस सीखने का। तो फैंग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और कहता है मुझसे ये नहीं होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर यूनसी हार नहीं मानती और कहती है चाहे तुम मुझे कितना भी मना क्यों ना कर लो, मैं तुमसे हाँ बुलवा कर रहूंगी। इधर एक लड़की फेफाई पर डॉग चुराने का इल्जाम लगाती है और उसे पुलिस में ले जाने की धमकी भी देती है कि तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और फेफाई को उस लड़की से बचाता है और उस लड़की को बताता है कि फेफाई को कुत्तों से एलर्जी है तो वो उसका डॉग कैसे चुरा सकती है। तो वो लड़की चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो फेफाई युआन को थैंक्स कहती है और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे डॉगों से एलर्जी है। तो युआन फेफाई को ये बात नहीं बताता कि जिस फादर से वो अपने दिल की सारी बातें शेयर करती है वो फादर कोई और नहीं बल्कि युआन है। तो युआन फेफाई को ये बताता है कि तुम छींक रही थी ना, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम्हें डॉगों से एलर्जी है। तो फेफाई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। आगे यूनसी की मेहनत रंग लाती है और वो फैंग को अपने साथ डांस करने के लिए मना लेती है। तो दोनों मिलकर डांस करते हैं। तो यूनसी को डांस की प्रैक्टिस करते टाइम बहुत चोट लगती है, पर वो अपने चोट को फैंग से छुपाती है ताकि वो दोनों आराम से डांस की प्रैक्टिस कर सके। पर फैंग को इस बारे में पता होता है कि यूनसी को काफी चोट लगी है। तो फैंग यूनसी को कहता है अब हमें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यूनसी कहती है तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें पता है ना अगर तुम एक बार कुछ ठान लो तो तुम करके रहते हो, जैसा तुमने अपने स्टोर में मीडिया के सामने चलकर दिखाया था। तो फैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? मुझे 6 महीने लगे थे उन सब की प्रैक्टिस करने में और तुम चाहती हो कि कुछ दिनों में ही तुम डांस सीख जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए ही कर रही हो ताकि मैं अपनी माँ के साथ डांस कर सकूं, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आज के बाद हम दोनों डांस नहीं करेंगे। और फैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूनसी अपनी माँ से मिलने जाती है और अपनी माँ को वो सॉल देती है। तो उसकी माँ वो सॉल देखकर बहुत खुश होती है। वेल आपको यहाँ पर माँ बेटी का प्यार भी देखने को मिलेगा। इधर फैंग भी पूरी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है। तो फैंग की फैमिली बहुत ही अच्छी होती है, उसके अंकल भी अच्छे होते हैं और उसकी मॉम और उसकी बहन भी, और सब में बहुत प्यार होता है। तो फैंग की मॉम को सब गिफ्ट देते हैं। तो फैंग की मॉम सबका गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें सबका गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है कि तभी फैंग को यूनसी का कॉल आता है और यूनसी फैंग को कहती है आप अपनी मॉम के साथ डांस कर सकते हो, एक बार तुम ट्राई करके तो देखो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। तो फैंग यूनसी की बात मान लेता है और अपनी मॉम के साथ डांस करता है। तो यूनसी फैंग को फोन पर से ही इंस्ट्रक्शन देती है कि किधर खतरा है, किधर दीवार है, किधर कुर्सी है, जिससे वो अपनी माँ को चोट लगने से बचाता है और अच्छे से डांस कर पाता है। तो फैंग की माँ फैंग के साथ डांस करके बहुत
बहुत खुश होती है और उन लोगों को बिलीव नहीं होता कि फैंग ने इतना अच्छा डांस किया। तो फैंग अपनी फैमिली को बताता है कि मैंने ये सब अपनी केयर टेकर की वजह से किया है, उसी ने मुझे मोटिवेट किया। कि तभी वहाँ पर फैंग की केयर टेकर भी आ जाती है। तो फैंग की मॉम और फैंग के अंकल यूनसी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, लुहान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फैंग जैसे ही लुहान का नाम सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। आगे यूनसी को भी पता चल जाता है कि वो फैंग की मंगेतर लुहान की तरह दिखती है, तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आखिरकार दो इंसान एक ही तरह कैसे दिख सकता है। तो फैंग यूनसी को कहता है कि मुझे लगता है कि लुहान तुम्हारी बहन है, क्योंकि इस दुनिया में इस तरह का मिरेकल होना इम्पॉसिबल है। तो यूनसी और फैंग दोनों जाकर यूनसी की माँ से पूछते हैं कहीं लुहान उनकी ही तो बेटी नहीं है। तो यूनसी की माँ इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है कि लुहान उनकी बेटी है। वो बस उन लोगों को यही बताती है कि उनकी बस दो ही औलाद है, एक यूनसी और दूसरा युआन, इसके अलावा उनकी कोई भी औलाद नहीं। तो फैंग यूनसी की माँ से इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछता और यूनसी को 2 दिन की छुट्टी देकर चला जाता है। अगले दिन यूनसी को पता चलता है कि आज मेट्रो शावर आने वाला है। तो यूनसी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो बयोन के साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाती है, क्योंकि 2 साल पहले जब मेट्रो शावर आया था तो उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जब भी मेट्रो शावर आएगा तो वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और साथ में मेट्रो शावर देखेंगे। तो यूनसी बयोन के ऑफिस जाती है और उसे कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। तो बयोन ये बहाना बना देता है कि वो ऑफिस के कामों में बिजी है और ये कहकर कॉल कट कर देता है। पर यूनसी बयोन को ऑफिस से निकलते हुए देख लेती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार बयोन ने उससे झूठ क्यों बोला। तो यूनसी सैड होकर काम पर वापस आ जाती है। तो फैंग यूनसी से पूछता है, तुम आज काम पर क्यों आई, मैंने तो तुम्हें छुट्टी दी थी ना। तो यूनसी कहती है, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था और ना ही कहीं जाने की जगह, तो इसलिए मैं काम पर वापस आ गई। और यूनसी फैंग से बहुत ही उखड़ी उखड़ी तरह बातें करती है। तो फैंग को समझ में नहीं आता आखिरकार यूनसी को क्या हो गया है। आगे यूनसी का कोई भी काम में मन नहीं लगता, तो वो भगवान को कहती है, भगवान प्लीज मुझे माफ कर दो कि इस बार मैं मेट्रो शावर देखने नहीं जा पाऊंगी। तो फैंग यूनसी की ये सारी बातें सुन लेता है और फैंग यूनसी को मेट्रो शावर दिखाने के लिए नदी के बीचों बीच लेकर जाता है। तो यूनसी मेट्रो शावर को देखकर बहुत खुश होती है। तो फैंग यूनसी से पूछता है, आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों था। तो यूनसी फैंग को बताती है कि आज उसके बॉयफ्रेंड ने उससे झूठ बोला, इसलिए उसका मूड ऑफ था। और यूनसी फैंग से पूछती है, क्या आपने कभी अपनी फियांसे से झूठ बोला है, क्या आपने काम की वजह से अपने फियांसे को इग्नोर किया है। तो फैंग कहता है, मैंने अपनी फियांसे से कभी भी झूठ नहीं बोला और ना ही उसे काम की वजह से इग्नोर किया था। मैं और लुहान हमेशा ही काम की वजह से बिजी रहते थे, लेकिन जब भी हम दोनों डेट प्लान करते थे तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस दिन मिलना ही होता था। मैं कभी भी लुहान को काम की वजह से इग्नोर नहीं करता था, क्योंकि लुहान मेरे लिए काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन तुम परेशान मत हो, शायद वो सच में बिजी होगा इसलिए उसने ऐसा कहा होगा, इसलिए इस बात को दिल पर मत तो, समझी। और यूनसी फैंग के सामने कुछ ऐसी हरकत कर देती है जिससे फैंग को यूनसी में लुहान की झलक दिखाई देने लगती है। तो वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे यूनसी फैंग के लिए भी विश मांगती है कि उसकी आंखें जल्दी ठीक हो जाए। आगे यूनसी को लगता है कि फैंग पानी में गिर गया है, तो यूनसी फैंग को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जब फैंग को इस बारे में पता चलता है तो वो यूनसी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो यूनसी को नहीं बचा पाता और फैंग अपनी बेबसी पर बहुत ही मजबूर होता है कि तभी उधर से कैप्टन आ जाते हैं और वो उन दोनों को बचा लेते हैं। आगे यूनसी की तबीयत खराब हो जाती है तो फैंग उसे आराम करने को कहता है। तो यूनसी फैंग को कहती है, मुझे पता चला है कि आपकी आंखें ठीक हो सकती है, तो आप अपनी आंखें ठीक क्यों नहीं करवा लेते। अगर तुम अपनी आंखें ठीक करवा लोगे तो तुम उसकी रक्षा कर पाओगे जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फैंग ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। आगे यूनसी की तबीयत खराब हो जाती है तो फैंग डॉक्टर को बुलवाकर यूनसी का ट्रीटमेंट करवाता है और पूरी रात जगकर यूनसी की देखभाल करता है। तो थोड़ा फैंग भी यूनसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। अगले दिन ऑफिस में वेलियन फैंग को बताता है कि हमारे ब्रांड की सारी कंपनियों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और उन सारे ब्रांडों ने वंशा के साथ हाथ मिला लिया है। तो फैंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास अपने रास्ते हैं इन सबसे बाहर निकलने का। तो वेलियन कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बयोन यूनसी को मिलने के लिए बुलाता है तो यूनसी फैंग को कहती है, मैं 10 मिनट में किसी से मिलकर आती हूँ, और यूनसी वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली ये सब बयोन का प्लान होता है यूनसी को फैंग के घर से निकालने का, ताकि वो फैंग की बीमारी का पता लगा सके। आगे बयोन को पता चल जाता है कि फैंग अंधा है और बयोन उसकी वीडियो भी बनाता है बिना फैंग को पता चले। और फैंग को भी ये सब पता नहीं चलता क्योंकि बयोन एक डिलीवरी मैन बनकर आया हुआ होता है। ये बयोन तो एक नंबर का कमीना निकला, ये तो अपने ही प्यार को यूज करके आगे बढ़ने की सोच रखता है। पता नहीं यूनसी को इस घटिया इंसान से प्यार कैसे हो गया, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्द ही इन दोनों का ब्रेकअप होगा और यूनसी फैंग के प्यार में पड़ेगी।
आगे यूनसी फैंग को एक बिस्किट खिलाती है तो उस बिस्किट का स्वाद वैसा ही होता है जैसा लुहान ने फैंग के लिए बनाया होता है। तो फैंग यूनसी से पूछता है तुम्हें ये बिस्कुट कहाँ से मिली, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो यूनसी कहती है ये तो मेरी दोस्त ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें पता करके बताऊंगी। आगे बयोन वो वीडियो वंसा को देता है तो वंसा जैसे ही वो वीडियो देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे फैंग और यूनसी उस बिस्कुट बनाने वाले के पास जाते हैं जिसने वो बिस्कुट बनाई हुई होती है। तो वहाँ जाकर उसे एक लेडी बताती है कि याती ने वो बिस्किट बनाया था लेकिन वो अभी घर में नहीं है। आगे याती आ जाती है तो वो फैंग को देखकर उसे ही देखती रह जाती है और उसका फैंग से पहला सवाल यही होता है क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो फैंग उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो याती फैंग को इस तरह देखती है जैसे वो उसे प्यार करती हो। तो यूनसी याती से पूछती है तुमने ये कुकीज बनाना कहाँ से सीखा? तो याती कहती है कहीं से भी नहीं, मैंने इसे अपने आप बनाया है। लेकिन तुम लोग इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई बात है? तो यूनसी कहती है तुम्हारी कुकीज मिस्टर फैंग को किसी की याद दिलाती है, इसलिए हमने तुमसे पूछा कि तुमने ये कुकीज कहाँ से बनानी सीखी है। आगे यूनसी याती को कहती है क्या तुम मुझे और कुकीज दे सकती हो, मेरे बॉस को ये कुकीज बहुत पसंद है। तो याती कहती है सारे कुकीज तो बिक गए हैं, अगर तुम लोग थोड़ी देर और रुक जाओगे तो मैं तुम लोगों के लिए कुकीज बना सकती हूँ, उसके बाद तुम लोग ले जाना। तो फैंग और यूनसी याती के कुकीज बनने तक का वेट करते हैं। तो यूनसी फैंग को अपने साथ बाहर जाने को कहती है क्योंकि याती को कुकीज बनाने में थोड़ा टाइम लगने वाला होता है। तो फैंग जाने से मना कर देता है। तो यूनसी फैंग को खूब जिद करती है और उसे अपनी बातों से इतना पकाती है कि बेचारे फैंग को उसके साथ मजबूरन जाना ही पड़ता है। आगे वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो यूनसी फैंग को वहाँ का नजारा बताती है और वो जो भी नजारा बताती है वो सारा गलत ही होता है और फैंग को ये बात पता भी होती है। और यूनसी फैंग को अपनी बातों से इतना पकाती है कि बेचारा फैंग पूरी तरह पगला जाता है, पर उसे यूनसी की बातें बहुत अच्छी भी लगती है और वो उसके साथ बहुत ही एंजॉय करता है। आगे यूनसी के हाथ से छाता गिर जाता है और वो भी गिरने ही वाली होती है लेकिन वो खुद को संभाल लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसके पैरों में मोच आ जाती है। तो वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक जगह पर जाकर रुकते हैं और बारिश खत्म होने का इंतजार करते हैं, पर बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला होता है। तो यूनसी को अंधेरे से डर लगता है और ये बात फैंग को पता होती है। तो फैंग यूनसी को कहता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो यूनसी कहती है लेकिन हम यहाँ से कैसे जा पाएंगे, मेरे पैरों में चोट लगी हुई है और अभी तक बारिश भी नहीं खत्म हुई है। तो फैंग कहता है तुम टेंशन मत लो, बस तुम मुझे रास्ता बताती रहना, ठीक है? आगे फैंग यूनसी को अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से लेकर जाता है और यूनसी फैंग को रास्ता बताती है और फैंग उसे लेकर जाता है और वो दोनों साथ में बहुत सारी चैटिंग करते हैं और इसी तरह वो दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। आगे वो दोनों घर पहुंचते हैं तो याती की आंटी यूनसी के पैरों की मोच ठीक करती है और उन दोनों को आज रात यहीं पर रुकने को कहती है। तो वो दोनों उनका कहना मान लेते हैं। तो याती को फैंग का रुकना बहुत ही पसंद आता है और याती फैंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आगे यूनसी फैंग को रूम का सारा डायरेक्शन बताती है कि उसे कहाँ पर क्या मिलेगा, कहाँ पर जाना है और कहाँ पर उसे पानी मिलेगा। और यूनसी फैंग को कहती है अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप मुझे बेहिचक बुला लीजिएगा। और यूनसी फैंग को एक कोड भी बताती है जिससे वो उसे आसानी से बुला पाएगा। तो यूनसी फैंग को कहती है अगर तुम दीवार पर 2 बार नॉक करोगे तो मैं फटाफट तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो फैंग कहता है ठीक है अब जाओ, तुम सोने जाओ। तो यूनसी कहती है ध्यान से मुझे बुला लेना और ये सोचकर मत रुक जाना कि मैं सो रही हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज बुला लेना अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। फैंग कहता है ठीक है मैं बुला लूंगा, अब जाओ तुम सोने। तो यूनसी वहाँ से चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए, लेकिन यूनसी को फिर भी फैंग की ही चिंता होती है। तो वो दीवार पर नॉक करके देख कि उस साइड आवाज जा रही है कि नहीं। तो फैंग यूनसी की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही खुश होता है कि यूनसी को उसकी कितनी फिक्र है। तो फैंग भी उधर से नॉक करता है और यूनसी को कहता है मैं ठीक हूँ, अब तुम सो जाओ। तो यूनसी कहती है क्या तुम गाना सुनना चाहोगे? तो फैंग कहता है ठीक है। तो यूनसी फैंग के लिए गाना गाती है और गाना गाते गाते ही दीवार के पास ही सो जाती है ताकि उसे फैंग की आवाज क्लियरली सुनाई दे। आगे आधी रात में फैंग को प्यास लगती है तो वो पानी पीने जाता है। उसके रूम का पानी खत्म हो गया होता है तो फैंग नीचे जाता है पानी पीने के लिए कि तभी याती फैंग को नीचे आते हुए देख लेती है। तो वो उसे संभालती है और उसे पानी भी देती है। तो फैंग कहता है तुम इतनी रात तक जगी हुई थी? तो याती कहती है वो मैं कुकीज बना रही थी इसलिए। तो फैंग कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो याती कहती है ठीक है। आगे वो दोनों मिलकर कुकीज बनाते हैं। तो फैंग को याती में लुहान की झलक दिखती है क्योंकि याती बिल्कुल लुहान की तरह बिहेव कर रही होती है और वो लुहान की तरह ही बातें कर रही होती है। तो फैंग याती को कहता है तुम बिल्कुल मेरी पियोंसे की तरह बात कर रही हो, मेरी पियोंसे भी सेम यही बात कहा करती थी। तो याती कहती है तुम्हारी पियोंसे कहाँ है? तो फैंग उसे बताता है कि उसकी पियोंसे अब इस दुनिया में नहीं है। तो याती को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन यूनसी उठती है तो उसके गले में मोच आ जाती है क्योंकि वो दीवार के सहारे सोई हुई होती है, जिस वजह से उसके गले में थोड़ी अकड़न हो जाती है। तो याती की आंटी ये सब देख लेती है और यूनसी को कहती है तुम पूरी रात दीवार के सहारे ही सोती रही? तो यूनसी कहती है मुझे लगा कहीं बॉस
बॉस को मेरी जरूरत ना पड़ जाए, इसलिए मैं यहीं पर सो गई। दूसरी तरफ वंसा बयान से पूछती है इस क्लिप के बारे में किस किस को पता है, तो बयान कहता है सिर्फ मुझे और आपको। तो वंसा कहती है इस क्लिप के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो बयान कहता है लेकिन क्यों, ये हमारे लिए तो एक सुनहरा मौका है फैंक को नीचा दिखाने का और उसके बिजनेस को बर्बाद करने का। तो वंसा बयान से गुस्से से बात करती है और कहती है मैंने तुम्हें कह दिया है ना, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसका मतलब किसी को भी नहीं। तो बेचारा बयान अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर वहाँ से चला जाता है, पर उसे देखकर लगता है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे चलकर कोई ना कोई बड़ा कांड जरूर करेगा। आगे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो याति की आंटी उधर से दौड़ कर आती है और यूनसी को क्रीम देती है और कहती है अपने गर्दन पर लगा लेना, तुम्हारा गर्दन अकड़ गया था ना दीवार के सहारे सोते सोते। तो यूनसी आंटी को चुप रहने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि फैंग को इस बारे में पता चले, पर फैंग को इस बारे में पता चल ही जाता है तो वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। आगे फैंग ऑफिस जाता है तो वंसा उससे मिलने आती है और वंसा फिर से फैंग को पटाने की कोशिश करती है और उससे एक चांस मांगती है, पर फैंग फिर से उसे रिजेक्ट कर देता है। तो वंसा अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। वेल चाहे वंसा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर वो फैंग का बुरा नहीं चाहती और वो फैंग की कमजोरी का फायदा उठाकर बिजनेस में आगे बढ़ना नहीं चाहती, बल्कि वो फेयर कंपटीशन करके आगे बढ़ना चाहती है। आगे फैंग को पता चल जाता है कि यूनसी लोहान की बहन है, तो फैंग यूनसी की माँ को लोहान के कब्र के पास लेकर जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला कि वो लोहान को नहीं जानती। तो यूनसी की माँ उसे बताती है कि उसने यूनसी और युआन को अडॉप्ट किया था और उसे कुछ दिन पहले ही पता चला कि लोहान यूनसी की जुड़वा बहन है और उसे खुद भी नहीं पता कि यूनसी के असली पेरेंट्स कौन हैं। तो फैंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो यूनसी की माँ फैंग से एक प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात यूनसी को ना बताए कि लोहान और यूनसी दोनों जुड़वा बहन है। वो ये बात यूनसी को खुद बताना चाहती है और यूनसी की माँ फैंग से एक और प्रॉमिस लेती है कि जब भी उसे यूनसी और लोहान के असली पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले उसे बताएगा। तो फैंग यूनसी की माँ से ये प्रॉमिस कर देता है। इधर फैंग के पेरेंट्स यूनसी और फैंग का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर यूनसी उनके मंसूबे पर पानी फेर देती है उन्हें ये बताकर कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो बेचारे फैंग के पेरेंट्स ये सुनकर सैड हो जाते हैं। आगे यूनसी फैंग को नहाते हुए देख लेती है तो वो उसे एक टक ही देखती रह जाती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर फई फई को पता चल जाता है कि वो फादर कोई और नहीं बल्कि युआन है। तो फई फई युआन पर बहुत गुस्सा करती है और उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूनसी की माँ फैंग को डिनर पर इनवाइट करती है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो फैंग यूनसी के घर जाता है तो वहाँ पर साउलिन भी होती है। तो यूनसी साउलिन को देखकर शॉक्ड रह जाती है। तो साउलिन वेलियान को देखकर उस पर लट्टू हो जाती है और फैंग को हेलो कहती है और उससे हाथ मिलाती है, पर फैंग उससे हाथ नहीं मिला पाता। तो साउलिन को ये थोड़ा अजीब लगता है। तो यूनसी साउलिन को लेकर रूम में चली जाती है और उसे पूरी बात बताती है कि फैंग अंधा है, लेकिन यूनसी साउलिन से प्रॉमिस करवाती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। तो साउलिन कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बात कभी भी किसी को नहीं बताती। आगे यूनसी साउलिन को वेलियन को लेकर टीस करने लगती है और कहती है मुझे पता है कि तुम वेलियन को पसंद करती हो, है ना। तो साउलिन यूनसी के सामने इस बात से इनकार करती है। तो यूनसी कहती है मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, इसलिए मेरे सामने झूठ बोलना बंद करो, समझी। कि तभी यूनसी की माँ यूनसी को सॉस लाने को कहती है। तो यूनसी इस मौके का फायदा उठाती है और साउलिन और वेलियन को एक साथ भेज देती है ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान सके और एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो यूनसी की माँ यूनसी को खूब डांटती है कि वो अपने गेस्ट को इस तरह बाहर सामान लाने कैसे भेज सकती है। तो यूनसी कहती है माँ आपको पता है मैंने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। मैंने उन दोनों को साथ में इसलिए भेजा है क्योंकि साउलिन वेलियन को पसंद करती है और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के करीब आए। तो यूनसी की माँ कहती है तो ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, तो मैं उसे खुद ही भेज देती। कोई बात नहीं, मैं उन दोनों को एक दिन डिनर पर बुलाऊंगी और उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दूंगी। तो यूनसी कहती है ये अच्छा आइडिया है मॉम। तो यूनसी की माँ कहती है मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने, तुम तब तक फैंग के साथ रहो और उनके साथ बातें करो, ठीक है। और यूनसी की माँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे यूनसी फैंग को अपने साथ बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए लेकर जाती है और यूनसी फैंग को एक स्टोरी सुनाती है जो फैंग की स्टोरी से बिल्कुल सिमिलर होती है कि तभी वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है। तो यूनसी फैंग को बर्फ फील करवाती है। तो फैंग ये सब देखकर बहुत खुश होता है। आगे यूनसी अपनी स्टोरी से फैंग को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी आँख ठीक करवा ले, पर फैंग उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी बात पर ही अड़ा रहता है। आगे वो सब यूनसी के घर से खाना खाकर घर जा रहे होते हैं तो यूनसी रास्ते में ही उतर जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए और वो फैंग को कहती है मैं 10 बजे के अंदर घर आ जाऊंगी। तो फैंग यूनसी को रास्ते में छोड़कर अपने घर चला जाता है। आगे यूनसी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे कहती है बहुत दिन हो गए हैं हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, क्या इस संडे हम लोग मूवी देखने चले। तो बयान कहता है ठीक है। कि तभी बयान को
ऑफिस से कॉल आता है एक मीटिंग के लिए। तो बयोन कहता है ठीक है संडे को फिक्स कर दो। तो बयोन के पास सैटरडे का दिन भी खाली रहता है मीटिंग करने के लिए, पर वो सैटरडे का दिन छोड़कर संडे का दिन चूज करता है। तो यूनसी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो बयोन से पूछती है अभी जस्ट हमने डिसाइड किया था कि हम संडे को मूवी देखने जाएंगे, फिर तुमने संडे को अपनी मीटिंग क्यों फिक्स की। और यूनसी ये बात कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो बयोन उसे रोकता और कहता है तुम्हें पता है ना कि जिम का शेड्यूल कितना टाइट होता है और मुझे सैटरडे का टाइम ही मिलता है जिम करने के लिए, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता, प्लीज इसे एडजस्ट कर लो, अगली बार हम दोनों साथ में चलेंगे ठीक है। तो यूनसी बयोन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वो मान गई है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। तो बयोन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो यूनसी कहती है कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। तो बयोन कहता है ठीक है। तो यूनसी जाने लगती है। तो बयोन उसे अपना मफलर पहनाता है और कहता है बाहर बहुत ठंड है, इसे पहन कर जाओ। तो यूनसी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। वेल इस गधे बयोन को तो अपने काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यूनसी इससे कितना प्यार करती है इसे ये भी नहीं दिखता। वेल इस गधे को अभी थोड़ी अकल आएगी, जब यूनसी इससे दूर हो जाएगी तब इसे अकल आएगी कि इसने क्या खोया है। आगे यूनसी घर आती है और चुपचाप पानी में पत्थर मारती है कि तभी फैंग पानी पीने के लिए उठता है। तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। तो फैंग समझ जाता है कि यूनसी घर आ गई है। तो फैंग यूनसी से पूछता है तुम घर आ गई तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यूनसी फैंग से बहुत ही बुझी बुझी तरह बात करती है। तो फैंग यूनसी से तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है। तो यूनसी फैंग को कुछ भी नहीं बताती, ऊपर से बढ़ा चढ़ाकर बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये किया, उसके बॉयफ्रेंड ने वो किया। पर फैंग यूनसी की आवाज से पता लगा लेता है कि वो रो रही है। तो फैंग यूनसी को कहता है मेरे सामने तुम्हें ब्रेव बनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सैड हो, तो बताओ क्या हुआ। तो यूनसी फैंग को पूरी बात बताती है और कहती है क्या मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है, उसके लिए हमेशा काम ही इम्पोर्टेंट है ना कि मैं, ऐसा क्यों है, वो मुझे क्यों नहीं समझता, क्या उसे दिखाई नहीं देता मैं उसके लिए कितना एफर्ट कर रही हूँ, जितना तुम मुझे समझते हो उतना मुझे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं समझता। तो फैंग यूनसी को समझाता है कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, ना कि एक तरफ से। अगर हम एक ही तरफ से वो रिश्ता चलाएंगे तो आगे चलकर हमें वो रिश्ता बोझ लगने लगेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए खुद को कि तुम क्या चाहती हो। तो यूनसी फैंग की बातों को सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करती है और कहती है काश मुझे अभी कैंडी मिल जाती खाने को, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। तो फैंग यूनसी को कहता है कल तुम रेडी हो जाना, कल हम साथ में ऑफिस जाने वाले हैं। तो यूनसी कहती है मैं तो तुम्हारे साथ एक सप्ताह में एक ही बार ऑफिस जा सकती हूँ ना, फिर हम कल क्यों जा रहे हैं। तो फैंग कहता है कल हमें कुछ काम है, और ये कहकर फैंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में फैंग वेलियन से कैंडी मंगवाता है यूनसी के लिए। तो यूनसी कैंडी को देखकर बहुत खुश होती है और अपने बॉस को थैंक्स कहती है कि उसने उसकी विश पूरी की। तो वेलियन यूनसी को कहता है ये कैंडी मैं लेकर आया हूँ, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए ना कि इसे। तो यूनसी वेलियन को भी थैंक्स कहती है। तो वेलियन कहता है यूनसी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज फैंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए सब कुछ इसे अच्छे से बता देना ठीक है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वेलियन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यूनसी फैंग को सारे फाइल्स पढ़कर सुनाती है। तो फैंग सारे फाइल्स की डिटेल्स समझ जाता है। तो यूनसी फैंग से पूछती है मेरे एक बार पढ़ने से क्या आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो फैंग कहता है हाँ। तो यूनसी कहती है आप सच में बहुत ही ग्रेट हो। आगे वो लोग मीटिंग पर जा रहे होते हैं। तो यूनसी फैंग को कहती है मैं ऑफिस में कुछ भूल आई हूँ, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। तो फैंग कहता है ठीक है, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करूंगा। तो यूनसी कहती है ठीक है, और यूनसी अपना सामान लेने के लिए ऑफिस चली जाती है। आगे फैंग और वेलियन नीचे जा रहे होते हैं। तो वेलियन फैंग को बताता है कि नीचे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, अब हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्टर्स को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो फैंग कहता है टेंशन मत लो, बस नॉर्मली बिहेव करो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। आगे सारे रिपोर्टर्स फैंग से अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं, क्या वो सच में अंधा है, अगर वो अंधा नहीं है तो वो उसे प्रूफ करके दिखाए। और उसमें से एक रिपोर्टर फैंग के सामने अपना हाथ रखता है और उससे पूछता है बताओ मैंने कितनी उंगलियां खुली रखी है। तो फैंग टेंशन में आ जाता है कि वो क्या करे, लेकिन सही टाइम पर यूनसी आ जाती है और वो फैंग को दूर से ही हिंट देती है, जिस वजह से फैंग बता पाता है कि उसके हाथ में कितनी उंगलियां हैं। तो रिपोर्टर्स को भी यकीन हो जाता है कि फैंग अंधा नहीं है कि तभी उधर से बयोन की एंट्री होती है और बयोन सारे मीडिया के सामने ये ऐलान करता है कि फैंग अंधा है और उसके पास प्रूफ भी है जो ये साबित कर सकता है कि फैंग अंधा है। तो यूनसी बयोन को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर वंसा आ जाती है और पूरे मीडिया को संभाल लेती है और पूरे मीडिया के सामने ये कहती है कि उसके असिस्टेंट से गलती हुई है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। और वंसा सारे मामलों को संभाल लेती है, जिससे रिपोर्टर्स को भी यकीन हो जाता है कि फैंग अंधा नहीं है। दूसरी तरफ यूनसी और विलियन फैंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे यूनसी को रहा नहीं जाता और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास
जाती है और उससे पूछती है कि उसने फैंग को टारगेट क्यों किया और उसे उसने क्यों परेशान किया और उसके पास फैंग के खिलाफ कौन से सबूत हैं। तो बयोन यूनसी से झूठ बोलता है और कहता है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने ये सब अपने बॉस के कहने पर किया है। तुम्हें पता है मेरी बॉस फैंग को पसंद करती है और मेरी बॉस फैंग से बदला लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझे ये करने को कहा था। तो बेचारी यूनसी फैंग की बातों में आ जाती है और उसे भी यही लगता है कि ये सब वंसा का किया धरा है और बयोन यूनसी के मुंह से ये बात निकलवाने की कोशिश करता है कि क्या सच में फैंग अंधा है। तो यूनसी बयोन को कुछ भी नहीं बताती और कहती है मेरे बॉस बिल्कुल ठीक हैं, वो अंधे नहीं हैं और ये सब खाली अफवाह है। तो यूनसी कहती है मुझे डर लग रहा है कहीं इन सब की वजह से हम दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो बयोन जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और यूनसी को कहता है तुम क्यों रिजाइन करोगी, मैंने गलती की है तो मैं रिजाइन करूंगा। तो यूनसी कहती है तुम रिजाइन क्यों करोगे, तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। तो बयोन कहता है अगर आगे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं रिजाइन करूंगा, ना कि तुम, समझी। और वो घटिया बयोन यूनसी को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इस तरह लपेटता है कि यूनसी भी उसकी बातों में आ जाती है। आगे यूनसी फैंग को बता देती है कि जिसने मीडिया के सामने आज उसकी सच्चाई लाने की कोशिश की वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड बयोन है। तो फैंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और फई फई यूनसी पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो यूनसी सबको बताती है कि इसमें ना ही उसकी और ना ही उसके बॉयफ्रेंड की गलती है, ये सब वंसा की वजह से हुआ है, उसने ही ये काम उसके बॉयफ्रेंड को करने को कहा था। तो फई फई यूनसी को ही खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर तुम मेरे भाई को परेशान नहीं करोगी और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड करेगा। तो यूनसी को फई फई की बातों से बहुत बुरा लगता है और वो कहती है आज के बाद से तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं ये काम छोड़ रही हूँ। और ये कहकर यूनसी वहाँ से चली जाती है। तो फैंग वेलियन को यूनसी के पीछे जाने को कहता है और फैंग फई फई को खूब डांटता है कि उसने यूनसी से बहुत ही बदतमीजी से बात की। तो फई फई भी अपना मुंह फुला करके वहाँ से चली जाती है और चर्च में जाकर भगवान के सामने प्रे करने लगती है कि आखिरकार उसने गलत क्या किया कि तभी वहाँ पर युआन आ जाता है। तो फई फई युआन को सारी बात बताती है। तो युआन फई फई को संभालता है और युआन फई फई को रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि वो अपने भाई को एक भाई के तौर पर प्यार करती है, ना कि एक कपल वाला प्यार। तो फई फई भी ये सब सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। आगे वंसा फैंग को वो पेन ड्राइव दे देती है और अपने स्टाफ की तरफ से उससे माफी भी मांगती है और कहती है मैं तुम्हें कंपटीशन में हराऊंगी, ना कि ऐसी बचकानी हरकत करके। और वंसा फिर से फैंग को मनाने की कोशिश करती है कि वो उसे एक चांस दे दे, पर फैंग उसे रिजेक्ट कर देता है। तो वंसा रोते हुए वहाँ से चलती है। आगे फैंग बयोन से मिलने जाता है और उसे वार्न करता है कि वो यूनसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल ना करे। तो बयोन फैंग से ही उल्टा लड़ने लगता है और उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। तो फैंग को बयोन पर बहुत गुस्सा आता है और वो बयोन को खींचकर एक घूसा मारता है, जिससे बयोन की तो पूरी हालत ही खराब हो जाती है। और फैंग बयोन को वार्निंग देता है कि अगर उसने यूनसी की लाइफ से दोबारा खेलने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और ये कहकर फैंग वहाँ से चला जाता है। तो बयोन गुस्से वाली नजरों से फैंग को देखता है और कहता है तुमने जो मेरे साथ अभी किया मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। आगे यूनसी घर चली जाती है। तो यूनसी की माँ यूनसी से पूछती है आखिरकार वो इतनी रात को घर क्यों आई है। तो यूनसी अपनी माँ को पूरी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है तुमने बस अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो काम छोड़ दिया, बस इतनी सी बात के लिए। तो यूनसी अपनी माँ को कहती है बस इतनी सी बात के लिए नहीं, एक और कारण है जिस वजह से मैं ये काम छोड़कर आ गई। मैं फैंग को परेशान करना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। तो यूनसी की माँ कहती है क्या फैंग को इस बारे में पता है। तो यूनसी कहती है नहीं। तो यूनसी की माँ अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ गप्पे मारती है। आपको यहाँ पर माँ बेटी का प्यार भी देखने को मिलेगा। आगे अगली सुबह फैंग यूनसी के घर आता है उसे मनाने के लिए और उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ा है, तुम बस ये नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम सही मानो मुझे तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम केयर टेकर की जॉब करो क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यूनसी फैंग की मुंह से ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो काम पर वापस जाने के लिए मान जाती है। आगे वो सब घर जा रहे होते हैं तो वेलियन को रास्ते में कुछ काम आ जाता है तो वो कार से उतर जाता है। तो यूनसी फैंग को घर लेकर जा रही होती है तो रास्ते में एक पागल आदमी उसके गाड़ी के सामने गाड़ी रोक देता है और वो पागल आदमी गाड़ी से उतरकर यूनसी पर ही चिल्लाने लगता है। एक्चुअली गलती उस पागल आदमी की ही होती है, पर वो सारा इल्जाम यूनसी पर लगा देता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। तो फैंग जब उन लोगों की आवाज सुनता है तो वो भी कार से उतर जाता है और उस बंदे को एक घुसा मारता है। तो वो पगला आदमी और गुस्से में आ जाता है और वो फैंग पर बैट से हमला ही करने वाला होता है कि तभी बीच में यूनसी आ जाती है और यूनसी को सर में चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। तो वो पगला आदमी ये कांड करके वहाँ से भाग जाता है। तो फैंग यूनसी की ऐसी हालत पर पूरी तरह डर जाता है और सबसे हेल्प मांगने लगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता। तो फैंग को अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आता है। आगे वेलियन यूनसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। आगे जब यूनसी को होश आता है तो वो फैंग के बारे में पूछती है कि फैंग कहाँ पर है। तो वेलियन उसे बताता है कि वो वेटिंग एरिया में है। तो यूनसी इसी हालत में फैंग से मिलने जाती है। इधर फैंग इस सदमे से बाहर नहीं आ रहा होता है और उसे यूनसी और लुहान की
एक्सीडेंट की सारी बातें याद आने लगती है। तो फैंग ये सब याद करके खूब रोता है कि तभी वहाँ पर यूनसी आती है और फैंग को संभालती है। तो फैंग यूनसी से माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो यूनसी फैंग को संभालती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फैंग यूनसी के गले लगकर खूब रोता है। अगले दिन वेलियन फैंग को बताता है कि उसके आंखों का डोनर मिल गया है, बस अब उसके हाँ करने की देरी है। वो जैसे ही हाँ करेगा तो उसकी आंखों की सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो फैंग सर्जरी करवाने से मना कर देता है और अपने आप को रूम में लॉक कर देता है। तो यूनसी फैंग को समझाती है और कहती है अगर आप अपनों की रक्षा करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को फिट करना होगा, तभी आप अपनों की रक्षा कर पाएंगे जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यूनसी फैंग को बहुत समझाने की कोशिश करती है पर फैंग दरवाजा नहीं खोलता। तो यूनसी मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी फैंग दरवाजा खोलता है। यूनसी को कहता है मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ हॉस्पिटल जाना होगा। तो यूनसी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है हाँ मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी। आगे फैंग का चेकअप होता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं तुम्हारा आंख अभी भी ठीक है, हम ये ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं और तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। तो फैंग ये सुनकर बहुत खुश होता है। आगे यूनसी को याति का कॉल आता है और याति बताती है कि वो तापाई में है और वो उसे अभी स्वीट बनाना सिखा सकती है। तो यूनसी कहती है फिर तुम रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। आगे जब फैंग को इस बारे में पता चलता है तो फैंग यूनसी को कहता है तुम याति को घर ही बुला लो, वहीं पर तुम दोनों स्वीट की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यूनसी ये सुनकर खुश हो जाती है और याति को लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद याति फैंग के घर आती है तो याति को वो घर जाना पहचाना लगता है पर उसे समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद वो दोनों मिलकर स्वीट बनाते हैं, साथ में गप्पे मारते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों में बहनों वाली बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आगे फैंग घर आता है तो यूनसी अपना बिस्कुट फैंग को टेस्ट करने को देती है और उसे बताने को कहती है इन दोनों कुकीज में उसके हाथ की बनाई हुई कुकीज कौन सी है। तो फैंग पहचान लेता है और कहता है याति ने तुमसे अच्छा बनाया है और याति के कुकीज में लुहान वाली ही टेस्ट है। तो बेचारी सैड हो जाती है और अपने बॉस को कहती है बॉस आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द वैसी वाली कुकीज बनाना सीख जाऊंगी, फिर आपको खिलाऊंगी। तो फैंग कहता है ठीक है। इधर याति फैंग को चोरी छुपे देखती है, उसे समझ में नहीं आता कि उसका दिल फैंग के सामने इतना जोरों से धड़कने क्यों लगता है, आखिरकार ये माजरा क्या है। और याति फैंग को बड़े प्यार से देखती है। आगे फैंग यूनसी को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, वो भी हॉरर वाली। तो यूनसी हॉरर वाली मूवी देखकर खूब डरती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। अगले दिन फैंग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो याति भी उसी हॉस्पिटल में आती है। तो याति फैंग के कमरे की तरफ खींची चली जाती है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार इस रूम में क्या है, पर याति उस रूम को नहीं खोलती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फैंग के पेरेंट्स आते हैं फैंग से मिलने के लिए और उसे हौसला देते हैं, पर फै फै अपने भाई की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है। तो फैंग फै फै को समझाता है और उसे उसकी बचकानी हरकत के लिए माफ भी कर देता है। तो फै फै अपने भाई को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूनसी की मुलाकात याति से होती है। तो यूनसी को यहीं पर पता चलता है कि याति को दिल की बीमारी है और वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल आई है। तो यूनसी याति को बताती है कि फैंग भी अपनी आंखों की सर्जरी करवाने के लिए इसी हॉस्पिटल में है। तो याति जैसे ही फैंग का नाम सुनती है उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो यूनसी को कहती है क्या मैं फैंग से मिल सकती हूँ। तो यूनसी कहती है क्यों नहीं, और यूनसी याति को लेकर फैंग के पास जाती है। तो फैंग के कमरे का पानी खत्म हो जाता है तो यूनसी पानी लेने के लिए चली जाती है और फैंग और याति बात करते हैं। तो फैंग को याति से बात करते समय लुहान की याद आती है क्योंकि याति में लुहान की झलक दिखती है। उसके बोलने का ढंग, उसके सोचने का ढंग और उसके रिएक्ट करने का ढंग सारा लुहान से मिलता है। तो फैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसके सामने अभी कौन बैठी है। दूसरी तरफ वंसा फैंग की यादों में ड्रिंक करती है और खुद में ही बड़बड़ाती है कि वो उससे इतना प्यार करती है लेकिन वो उसके प्यार को नहीं समझता। तो वंसा शराब पीकर वहीं पर टुन हो जाती है। तो वयोन वंसा को लेने आता है क्योंकि वहाँ के स्टाफ ने वयोन को कॉल किया होता है। तो वयोन वंसा को अपने साथ लेकर जाता है। तो वंसा वयोन के सामने अपने दिल का दर्द बयां करती है कि वो फैंग से कितना प्यार करती है, पर फैंग हमेशा उसे रिजेक्ट करता है। तो वयोन को भी वंसा के लिए बहुत बुरा लगता है और वयोन वंसा को घर लेकर जाता है और उसके कपड़े बदलता है। अगली सुबह जब वंसा को होश आता है और वो अपने आप को इस तरह देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। तो बयान उसे बताता है कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे इसलिए मैंने उसे बदल दिया। तो वंसा कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इधर फैंग का ऑपरेशन हो रहा होता है तो वेलियन यूनसी को ऑफिस से एक पेन ड्राइव लाने को कहता है जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पर वो फैंग को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तो यूनसी वेलियन की जगह पर उस पेन ड्राइव को लेने के लिए जाती है। तो यूनसी को वहाँ पर 2 पेन ड्राइव मिलता है। तो यूनसी दोनों पेन ड्राइव को चेक करने लगती है कि आखिरकार कौन सी फाइल वाली पेन ड्राइव है। तो यूनसी जैसे ही दोनों पेन ड्राइव को चलाती है तो यूनसी को वो वीडियो दिख जाता है जिसमें बयोन फैंग के आंखों का टेस्ट कर रहा होता है। तो यूनसी जैसे वो वीडियो देखती है तो उसका दिल ही टूट जाता है और उसे फाइनली समझ में आ जाता है कि बयोन ने उससे झूठ बोला है
और उसने उसका इस्तेमाल किया फैंग को फंसाने के लिए। आगे फैंग का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो यूनसी फैंग का ख्याल रखती है, पर वो अपने आप में ही गुम रहती है, ना ही किसी से बात करती है और चुपचाप अपना सारा काम करती है। तो सबको अजीब लगता है कि आखिरकार यूनसी को हुआ क्या है, वो इतनी चुप चुप क्यों है। आगे फैंग यूनसी को एक दिन की छुट्टी देता है क्योंकि उसने उसे बताया था कि सैटरडे वो बयोन के साथ मूवी देखने जा रही है। तो यूनसी फैंग के सामने ये बहाना बना देती है कि बयोन बिजी है, इसलिए वो आज मूवी देखने नहीं जा सकती। पर बयोन बिजी नहीं रहता और वो बार बार यूनसी को कॉल करता है, पर यूनसी ही बयोन के सामने बहाना बना देती है कि वो काम में बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकती। और बेचारा बयोन सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो बयोन बार में जाकर खूब ड्रिंक करता है। तो उस बार में वंसा भी होती है। तो दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके बाहर आते हैं। तो वंसा बयोन के सामने फैंग का ही राग लापती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, वो उससे प्यार क्यों नहीं करता। तो बयोन इमोशनल होकर वंसा को किस कर लेता है। तो वंसा उसे दूर ढकेलती है। तो बयोन जबरदस्ती वंसा को फिर से किस कर लेता है। तो वंसा भी बयोन के सामने खुद को सरेंडर कर लेती है और दोनों एक साथ एक रात बिताते हैं। अगली सुबह बयोन जब उठता है तो वंसा वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है, पर उसका स्कार्फ वहीं पर छूट गया होता है। तो बयोन उस स्कार्फ को देखकर स्माइल करता है और उसके बाद ऑफिस जाता है। तो वंसा बयोन को देखकर ऑकवर्ड फील करती है। तो बयोन वंसा को कहता है, हम दोनों के बीच कल रात को जो भी हुआ उस वजह से हम दोनों के काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वंसा कहती है ठीक है। आगे वंसा की मॉम वंसा को खूब डांटती है और कहती है, तुमने पहले ही फैंग की वजह से इस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस दिया है। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में भी सफल नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी और बयोन को भी, क्योंकि बयोन ही था जिसने उस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, पर वो अच्छे से नहीं निभा पाया और ये तुम दोनों का लास्ट चांस है। अगर तुम लोग इस बार फेल हुए और हमारी कंपनी को फिर से नुकसान हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वंसा की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो वंसा अपनी मॉम को समझाती है और कहती है, इसमें बयोन की गलती नहीं है, वो तो मेरे कहने पर सब कुछ कर रहा है, आप उसे काम से क्यों निकालेंगी। तो वंसा की मॉम वंसा की एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो बयोन को बहुत ही अच्छा लगता है कि वंसा उसके फेवर में अपनी मॉम से बात कर रही थी। आगे यूनसी बयोन को मिलने के लिए बुलाती है और बयोन को बताती है कि उसे पता चल गया है किस तरह उसने अपने फायदे के लिए यूनसी का इस्तेमाल किया। तो फैंग यूनसी के सामने फिर से झूठ बोलने लगता है कि उसने ये सब फैंग को हराने के लिए किया था। तो यूनसी को बयोन पर बहुत गुस्सा आता है और वो बयोन को कहती है, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो बयोन ये सुनकर तो शॉक्ड ही हो जाता है और यूनसी को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम हमारे रिश्ते को इस तरह नहीं तोड़ सकती, बस इतनी सी बात के लिए। और बयोन यूनसी को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। तो यूनसी कहती है, ठीक है, मैं हमारे रिश्ते के बारे में एक बार और सोचूंगी। और ये कहकर यूनसी वहाँ से चली जाती है। आगे यूनसी हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि फैंग सोया हुआ है। तो यूनसी फैंग के सामने उससे माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसने ये सब किया है। और यूनसी ये बात कहते कहते रोने लगती है। तो फैंग ये सारी बातें सुन लेता है क्योंकि वो सोया हुआ नहीं होता, बस एक्टिंग कर रहा होता है। आगे फैंग की आंखों की पट्टी खुल जाती है तो उसे फिर भी दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर कहते हैं, कुछ दिनों में इसे दिखाई देने लगेगा, ये बहुत समय से अंधा था ना, इसलिए इसे थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, बस इसे खुद को परेशानी से दूर रखना होगा और खुद को आराम देना होगा। आगे फैंग हॉस्पिटल से घर आ जाता है तो यूनसी उसकी देखभाल करती है। तो फैंग यूनसी को कहता है, क्या हम कुछ दिनों के लिए याती के होटल जा सकते हैं, वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं ऐसे माहौल में रहूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली फैंग ये सब यूनसी के लिए ही कर रहा होता है ताकि उसका मन बदला जाए और वो खुद को रिलैक्स फील करवा सके। आगे वो लोग यात्री के होटल जाते हैं तो आंटी उन लोगों का अच्छे से स्वागत करती है। तो यूनसी आंटी को कहती है, आंटी क्या आप हमें वही वाला कमरा दे सकती हैं जो आपने पिछली बार दिया था, और इस बार मैं भी फैंग के साथ रहूंगी क्योंकि इन्हें कुछ दिनों तक अच्छी देखभाल की जरूरत है, तभी इनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो आंटी कहती है, ठीक है, मैं तुम दोनों का रूम अरेंज करवाती हूँ। तो यूनसी वहाँ से चली जाती है। तो आंटी फैंग से पूछती है, यूनसी इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। तो फैंग कहता है, नहीं, हम दोनों में कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअली यूनसी और उसके बॉयफ्रेंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो आंटी कहती है, मुझे लगा था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो फैंग कहता है, ऐसा नहीं है, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। तो आंटी कहती है, तुम टेंशन मत लो, यूनसी का हम दोनों मिलकर अच्छे से मूड फ्रेश करेंगे ताकि वो अपने सारे गम भूल जाए। आगे याती फैंग को देखती है तो उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार हर बार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी वो फैंग को देखती है तो उसका दिल इतना जोरों से क्यों धड़कता है। इधर फै फै युआन को पटाने में लगी हुई होती है और उसे हर बार हिंट देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर युआन के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो फै फै युआन के साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। और फै फै युआन के साथ उसके घर भी जाती है और फै फै युआन की माँ को पटाने की पूरी कोशिश करती है और उसकी माँ भी पट जाती है। और युआन की माँ को युआन और फै फै की जोड़ी भी पसंद आती है और वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती हैं।
पर फई फई की प्रॉब्लम युआन की माँ नहीं बल्कि युआन होता है, क्योंकि उसके भेजे में कुछ घुसता ही नहीं कि लड़की उसको लाइन मारी है, कम से कम वो भी उस लड़की में इंटरेस्ट दिखाए, पर वो गधा कुछ समझता ही नहीं। और इसी बात से फई को युआन पर बहुत गुस्सा आता है। आगे युनसी आंटी जन के साथ ड्रिंक करती है और अपने दिल की सारी भड़ास निकालती है और उसके बाद युनसी नशे की हालत में फैंग से माफी मांगती है और उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपनी लाइफ आराम से जियो। तो फैंग भी युनसी को प्रॉमिस करता है कि जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जीऊंगा। और उसके बाद वो दोनों एक बेड पर ही सो जाते हैं। अगले दिन याति अपने पापा को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, पर उसके पापा लेने से मना कर देते हैं और याति को कहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के लिए ये पैसे बचा कर रखे। और इसी बात पर दोनों बाप बेटी में बहस होने लगती है कि तभी उधर से फैंग और युनसी भी आ जाते हैं और वो भी इन लोगों की बातें सुन लेते हैं। तो फैंग युनसी को कहता है, क्या तुम याति के पापा के टैक्सी का नंबर नोट कर सकती हो? तो युनसी उसे नोट कर लेती है। तो फैंग युनसी को कहता है, इसे वेलियन को भेज दो। वह फैंग को देखकर लग रहा है कि वो याति की हेल्प करने वाला है, इस तरह से याति ने जो भी उसके लिए किया। इधर युनसी एक फोटो शूट करती है क्योंकि उस फोटो शूट वाले को एक मॉडल की जरूरत होती है और उसके पास कोई मॉडल नहीं होती। तो वो फोटोग्राफर युनसी से हेल्प मांगता है। तो फैंग युनसी को कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो युनसी उसकी हेल्प करती है और उसकी मॉडल बनती है। पहले वो लोग जंगल में शूट करते हैं और उसके बाद होटल में। तो फैंग उस कैमरे की लाइट के सामने बैठा होता है तो वो सारी लाइट उसकी आंखों को इरिटेट कर रही होती है और वो उससे परेशान हो जाता है। इधर याति भी युनसी को ऐसे अवतार में देखकर रोने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता आखिरकार वो किस बात पर रो रही है। तो युनसी फैंग की ऐसी हालत देख लेती है और वो उस फोटोग्राफर को अपनी लाइट बंद करने को कहती है कि तभी फैंग की आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए आती है। तो फैंग जैसे ही युनसी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि युनसी बिल्कुल लुहान की तरह लग रही होती है, क्योंकि उसने वैसा ही वेडिंग ड्रेस पहना होता है जैसा लुहान ने मरने से पहले पहना होता है। पर फैंग की आंखों की रोशनी तुरंत ही चली जाती है। तो युनसी फैंग को रूम में लेकर चली जाती है। आगे याति और फैंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो फैंग याति को अपनी फियांसे के बारे में बताता है। तो याति को जैसे ही पता चलता है कि फैंग और लोहान ने ऑर्गन पेपर डोनेट पर साइन किया है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। और फाइनली याति को पता चल जाता है कि आखिरकार जब भी वो फैंग को देखती है तो उसका दिल इतना जोरों से क्यों धड़कता है, क्योंकि लुहान और फैंग ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था चाहे उनका ऑर्गन कहीं भी क्यों ना हो वो हमेशा एक दूसरे के लिए ही धड़कता रहेगा। तो याति ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और अपनी आंटी को पूरी बात बताती है। 2 साल पहले जो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो हार्ट किसी और का नहीं बल्कि लोहान का था। तो आंटी कहती है, क्या तुमने ये बात फैंग को बताई है? तो याति कहती है, नहीं मैंने अभी तक नहीं बताई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उसे ये बात बताने की। तो आंटी कहती है, टेंशन मत लो और सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ दो। अगर किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है तो आगे क्या होगा वो तुम्हें किस्मत ही बताएगी, समझी? तो याति कहती है, ठीक है आंटी। आगे वो लोग लालटेन फेस्टिवल मनाते हैं तो युनसी फैंग के साथ कैंडल उड़ाती है और उस कैंडल में ये विश लिखती है कि फैंग की आंखों की रोशनी जल्द आ जाए। तो युनसी जैसे ही उस कैंडल को उड़ाती है वैसे ही फैंग की आंखों की रोशनी आ जाती है और फैंग युनसी को ही देखता रह जाता है कि तभी एक पॉल युनसी पर गिरने ही वाला होता है कि तभी फैंग युनसी को बचा लेता है। और फाइनली युनसी को भी पता चल जाता है कि फैंग की आंखों की रोशनी आ गई है। तो युनसी जैसे ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और फैंग को आगे फैंग युनसी को थैंक्स कहता है उसने जो भी उसके लिए किया। तो युनसी भी फैंग को थैंक्स कहती है उसने जो उसके लिए किया और दोनों एक दूसरे को थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो युनसी फैंग को कहती है, अब आपकी आंखें ठीक हो गई है तो जैसे ही हम लोग तापाई पहुँचेंगे तो मैं सीधा अपने घर जाऊंगी क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है। तो फैंग कहता है, अभी इस बारे में बात नहीं करते, हम लोग इस बारे में कभी और बात करेंगे। और फैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे आंटी और याति को भी पता चल जाता है कि फैंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो वो दोनों फैंग के लिए बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो लोग घर वापस आ जाते हैं तो विलियन जैसे ही फैंग को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और इमोशनल भी हो जाता है। उसके बाद विलियन फैंग को उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिस प्रोजेक्ट पर बंसा और बयोन भी काम कर रहे होते हैं और इस प्रोजेक्ट में दोनों पार्टियों ने बहुत ज्यादा ही पैसा लगाया होता है। तो फैंग कहता है, क्या तुम श्योर हो ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा? तो वेलियन कहता है, मैंने बहुत मेहनत की है और मैं पक्का श्योर हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। दूसरी तरफ बंसा बयोन को वो टेंडर वाला फाइल देती है और बयोन को कहती है, इसे जमा करवा दो। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा? तो बयोन कहता है, मैम आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बयोन वहाँ से चला जाता है। आगे बयोन जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवा लेता है ताकि उसे युनसी की सहानुभूति मिल सके। जब युनसी को फैंग के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो दौड़कर फैंग के पास जाती है। तो फैंग जानबूझकर युनसी को वो प्रोजेक्ट दिखाता है
जिस प्रोजेक्ट पर फैंग की कंपनी भी काम कर रही होती है। तो युनसी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली बयोन को लगता है कि ये सब करने से युनसी उसके पास वापस आ जाएगी और वो उसकी हेल्प करेगी, पर युनसी इतनी भी ना समझ नहीं है जिसे सही और गलत में फर्क करना भी ना आता हो। दूसरी तरफ फैंग लोहान के कब्र पर जाता है और उससे ढेर सारी बातें करता है और उसे उसकी बहन के बारे में भी बताता है कि उसकी बहन बहुत ही अच्छा कर रही है और वो उसकी बहन का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे खुश भी रखेगा। इधर युनसी बयोन को घर लेकर आती है तो बयोन युनसी के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे मीठी मीठी बातें करता है, पर युनसी उससे बहुत ही उखड़ी उखड़ी तरह बातें करती है। उसके बाद युनसी बयोन के लिए कपड़े निकालने जाती है ताकि वो चेंज कर सके। तो युनसी को वहाँ पर वंशा का स्कार्फ मिलता है तो वो समझ जाती है कि बयोन किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया था। तो युनसी बयोन का कपड़ा बाहर में रखकर वहाँ से जाने लगती है। तो बयोन कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या तुम रुक नहीं सकती? तो युनसी कहती है मुझे काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बयोन कहता है अगर तुम्हें काम है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता। तो युनसी बयोन को गुस्से वाली नजरों से घूरने लगती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती